सकती है, उनको जड़ से उखाड़ने का ये सिर्फ मौका है। मतदान एक ऐसा अधिकार है जब तुम तख्ता पलट करके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। ये 5 साल में एक बार आता है, इसलिए मतदान अवश्य करें और जागरूक बने। राजस्थान की मांगनी आप बदलाव चाहते हो? बदलाव क्यों चाहते हो इस सरकार से? क्यों? एक बार कांग्रेस दोनों की ज्यादा आवश्यकता होती है किसानों के लिए, जैसे दवाइयों की इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है तो मजदूर और दवाएं ज्यादा चाहते तो खर्चा ज्यादा हो जाता। काम करवाए जो अपने क्षेत्र में रहे, अपने बीच में रहे। उससे आप क्या करते हो? खेती करते हैं। गठन किन कारणों के तहत किया गया, मतलब ऐसा क्या दिखा आपको कि ऐसे बैग आपको जो भी है टीम बनानी पड़े, और कब से इसका नींव रखी गई? इसकी न्यूज़ जब रखी और हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़े, देश में ज़्यादा लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, ताकि। तो नमस्कार साथियों, आज ये 25 तारीख और 25 नवंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस की तरह देखा जा रहा है, जिसका जोर शोर आपको बुढ़ाजीत की जनता में दिखाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा माहौल पहली बार देखा जा रहा है कि दुकानों में जो भी दुकानदार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आज उन्होंने ऐसा रुख कर रखा है कि ना तो किसान खेतों में गया है, ना जो भी दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके मतदान का आप रुख देख सकते हो। चारों तरफ से प्रत्येक ग्राम की जो भी दुकानें हैं वो सारी दुकानें अभी आपको बंद दिख रही होगी। और यहाँ के जो सेन साहब की दुकान है, सेन साहब ने भी बिल्कुल बंद करके, और अभी मतदान के लिए इतना रुझान दिख रहा है बुढ़ाजीत गांव में। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि किस तरह से वो अपने प्रतिनिधि को देखते हैं और किस तरह से जनता में जाकर और अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, क्या क्या वह वोटर के रूप में वो देखते हैं और अपने मतदान करते हैं। तो जानते हैं यहाँ पर हमारे बीच जो एसएफआई के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी जो पार्टी है उनका क्या सोच है युवाओं को लेकर के, और कौन कौन से कार्य हैं जो एसएफआई के द्वारा किए जा रहे हैं। तो जानते हैं उनसे। तो प्रेम शंकर जी, आप जिला अध्यक्ष हो एसएफआई के, तो एसएफआई जो छात्र संगठन है तो उसका नाम डिटेल दीजिए और लोगों को, जनता को बताइए कि एसएफआई किस तरह से कार्य करती है और क्या क्या रुझान रहता है। तो एसएफआई छात्र संगठन है जो छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उसी के साथ जो क्षेत्र के जो मुद्दे रहते हैं, चाहे वो किसानों की आवाज़ हो, चाहे मजदूरों की आवाज़ हो, या किसी भी गरीब इंसान की आवाज़ हो, जो भी पीड़ित है, ऐसे लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम बड़े से बड़े स्तर तक भी लड़ाई करते हैं, आंदोलन करते हैं। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये ना है कि हम सिर्फ छात्रों को ही इसमें क्या नाम से जो देश में छात्रों को सपोर्ट करें। हमारा मतलब ये है कि जो भी छात्र है, छात्र जहाँ से बिलोंग करता है, किसान है या मजदूर का बेटा है, उनको भी न्याय मिले, उनको भी सपोर्ट मिले। और हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़े, देश में ज़्यादा लोगों को, बेरोजगारों को रोज़गार मिले, ताकि वो घर परिवार में उनके पास संपत्ति नहीं है, ज़मीनें नहीं है, मजदूरी में आजकल कमाई नहीं है। तो रोज़गार, अगर घर में से किसी एक को रोज़गार मिलेगा तो घर संपन्न होगा, देश के लिए अच्छी बात है, देश की GDP बढ़ेगी, देश का विकसित देशों में नाम आएगा। एसएफआई का गठन किन कारणों के तहत किया गया, मतलब ऐसा क्या दिखा आपको कि एसएफआई का आपको जो भी है टीम बनानी पड़े, और कब से इसका नींव रखी गई एसएफआई? इसकी न्यूज़ जब रखी गई, जब आज़ादी के बाद, पढ़ाई तो पहले से भी चल रही थी, बाद में भी चली। भगत सिंह के टाइम पे भी एक संगठन था, लेकिन उस टाइम पे क्या नाम से क्रांति की आवाज़ थी, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, छात्रों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आज़ाद हुआ देश और छात्रों के अनेक मुद्दे, लेकिन जो लोकल संगठन थे तो वो दबे कुचले रहते थे, वो क्या नाम से छात्रों की आवाज़ नहीं उठा पाते थे, और बच्चों में जागरूकता नहीं थी पढ़ाई की। तो फिर हमारे क्रांतिकारी संगठन ने सोचा कि छात्र संगठन बनाया जाए ताकि लोगों की आवाज़ को हम आगे बढ़ा सके। नहीं तो दबे कुचले जो छात्र रहते हैं, गरीब छात्र रहते हैं, वो बोल नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, छात्रों के मुद्दे, पढ़ाई के मुद्दे हल नहीं कर पाते। इसलिए हमारा संगठन का निर्माण हुआ। तो हमारे संगठन का निर्माण पहले इसका नाम AISF था, तो उसके बाद सन 1967 में इसकी SFI की स्थापना हुई, और तब से लेकर आज पूरे भारत में ये छात्रों के मुद्दे उठाता है, नौजवान मजदूर किसानों के मुद्दे उठाता है, और आज एक बहुत प्रगतिशील संगठन है। इसकी लाखों से संख्या में छात्र इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर बेरोजगारों की आवाज़ को मजबूत करते हैं।
गांव में आपका जो एसएफआई है उसको ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसकी जानकारी के लिए आप कौन कौन से कार्यक्रम या बढ़ावा देने के लिए उससे कौन कौन से संगठन चला रहे हैं? फिलहाल तो हमारा काम एसएफआई का जो काम है वो अपने कोटा ज़िले में है, और कोटा ज़िले के जितने तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हम हर हफ्ते लगभग कुछ न कुछ करते रहते हैं, छात्रों को जागरूक करते रहते हैं, छात्रों को लड़ाई लड़ते रहते हैं। फिर इस पे क्या नाम से छात्र के मुद्दे उठाए, उसके लिए हम समाज कल्याण हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे क्या नाम से बीसी का काम हो, यूनिवर्सिटी में जाके लड़ना पड़े, हम तमाम वो कार्य करते हैं जिससे हम लोगों को ये बता सके कि हाँ ये छात्र संगठन तुम्हारे लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो राजस्थान में भी जो 16 बार पेपर लीक हुए हैं उस मामले में आपका कहना क्या है, और एसएफआई ने कौन कौन से कदम उठाए हैं उसके सख्त खिलाफ, और क्या रहेगा आपका योगदान? ये राजस्थान में जितने भी पेपर लीक हुए हैं एसएफआई इसकी कड़ी निंदा करता है और कड़ी निंदा करते आया है। और हमने लगातार जब रीट का पेपर रद्द रीट में भ्रष्टाचार हुई थी तो हमने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए जयपुर जंतर मंदिर पे लगातार 3-4 महीने तक हमारे एसएफआई के हजारों युवा वहाँ धरना दे के बैठे हुए थे, और वहाँ से हम भी हिले जब हमें न्याय मिल गया, लोगों की आवाज़ को मान लिया, छात्रों की आवाज़ को मान लिया गया, तब वहाँ से हिले। इस आंदोलन में हमारे कई साथियों को जेल भी हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला प्रदेश सचिव वगैरह, जो महामंत्री वगैरह थे उनको जेल भी, जयपुर बंद रखा गया, सेंट्रल जेल में बंद रखा गया, और वो 1-2 दिन के बाद छूटे। तो एसएफआई हमेशा छात्रों के साथ रही है, बेरोजगारों के साथ भी रही है, और हमने लगातार मुद्दे उठाए हैं और हल भी करते आए हैं। आपका उस बारे में क्या कहना है, जो रेट लेवल सेकंड और फर्स्ट लेवल का जो भी पेपर लीक हुआ उसमें जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को उलटफेर कर दिया गया, जो सही क्वेश्चन थे उनको गलत मान लिया गया, जिस वजह से छात्रों को अभी केस करना पड़ रहा है उस पर रेट लेवल सेकंड और फर्स्ट वालों को तो जैसे न्याय मिल चुका है, लेकिन जो सेकंड वाले हैं अभी तक उनका अटकाव है। देखो अभी लगातार बच्चों ने रेट लगाई है, जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और लगभग सबकी सुनवाई होती जा रही है। लेवल फर्स्ट का फैसला आ चुका है, लेवल 2 में एसएसटी का फैसला अभी परसों आया था, उसमें 5 में से 4 क्वेश्चन बोर्ड को सही मानने पड़ेंगे, ये हाई कोर्ट ने बोला है। अब 4 तारीख को इंग्लिश की सुनवाई है, इससे 4 क्वेश्चन डिलीट किए हैं। हमारी ये मांग है कि चारों के चारों क्वेश्चन को वापस उसमें लाया जाए, अंक तालिका में लाया जाए, ताकि छात्रों को ये जो 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से रहे हैं, ताकि इनको न्याय मिल सके, ये नौकरी लग सके। तो अभी जो आज वोटिंग है पिपलदा विधानसभा क्षेत्र या सभी विधानसभा चुनाव जो है उनकी चल रही है वोटिंग, तो आप एक मतदाता के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहोगे, हम वोट क्यों करें? हम इसलिए वोट करें क्योंकि हम जागरूक मतदाता है, नौजवान है, और अगर हमें मतदान नहीं कर सकते तो हमें फिर किसी सरकार के खिलाफ अंगुली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और हम पार्टीवाद को ना देखते हुए जो अच्छा इंसान है, जो तुम्हारे इलाके में जो तुम्हारे काम करवा सकता है या फिर उच्च स्तर पे जो काम करवाते आया है, जो हमेशा किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब, छात्र सबकी आवाज़ को साथ लेकर चले, ना सिर्फ पूंजीवादी ताकतों को साथ रखे, छोटे बड़े सब लोगों के साथ लेके चले, उस आदमी को सपोर्ट करे। और जो पार्टियां अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए जो सरकार को बेचने का काम कर रही है, संस्थाएं बेचने का काम करती है, उनको जड़ से उखाड़ने का ये सिर्फ मौका रहता है। मतदान एक ऐसा अधिकार है जब तुम तख्ता पलट करके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो, ये 5 साल में एक बार आता है, इसलिए मतदान अवश्य करें और जागरूक बने। तो जो ध्रुवीकरण होता है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उस बारे में क्या कहना है कि वोटर को जातिवाद के हिसाब से वोट देना चाहिए या हिंदू मुस्लिम भेदभाव से वोट देना चाहिए, किस तरह से आप बताना चाहोगे? देखो, जाति धर्म इन चीज़ों को हटाकर स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट करना चाहिए, क्योंकि जाति धर्म तो उन लोगों की बातें हैं जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश को 2 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो जाति और धर्म से परे लोग जिसकी सोच है उस नेता को वोट करें। प्रेम शंकर जी, भी जो बात ये है कि आप कानून व्यवस्थाओं के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते, क्योंकि जो रेप की घटनाएं राजस्थान में लगातार वारदातें वो बढ़ती जा रही हैं। रोज़ ही अखबार में आता है कि 7 साल की लड़की के साथ रेप हो गया, उसने रेप कर दिया, ऐसा वैसा बिल्कुल मामला आ रहा है। तो इसके खिलाफ आपके संगठन आवाज़ क्यों नहीं उठाते? नहीं, हम लगातार आवाज़ उठाते हैं, बस यूँ है कुछ मुद्दे दब जाते हैं, कुछ मुद्दे हाईलाइट हो जाते हैं। आसिफा वाला केस था, उसमें आवाज़ उठाई, मुद्दा हाईलाइट हो गया। उसके बाद संता मर्डर केस हुआ, उसकी भी लगातार आवाज़ उठाई। निर्भया हत्याकांड हुआ, बस यूँ है कि कुछ मुद्दे हाईलाइट हो जाते, कुछ दब जाते, बाकी हमारी आवाज़ सबके लिए उठती है, चाहे वो आवाज़ कोटा से हो, चाहे जयपुर से हो, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर,
कहीं से भी हो, लेकिन हमारा मकसद ये रहता है इंसाफ दिलाना, और हम उसके लिए तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। कानून व्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या विचार है? क्योंकि कानून व्यवस्था इतना लचीला है कि हर कोई आदमी क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है, इतना उसको कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये कानून की वो सरकार की गलती है, उनको सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए, क्योंकि अगर सख्त नियम नहीं बनेंगे तो देखो वो गलती दूसरा भी करेगा। तो इस वजह से हमारी तो सरकार से ये मांग है कि जो ये जितने भी चाहे छोटे क्राइम हो या बड़े क्राइम हो, लेकिन सजा कड़ी से कड़ी दो, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि दोबारा ऐसा कर सके। तो प्रेम से शंकर जी से जो एसएफआई के जिला अध्यक्ष है कोटा जिला से, तो उनसे खास बातचीत हुई, और इस बातचीत में उन्होंने कई अहम फैसलों के बारे में भी बताया अपन को, मताधिकार का भी मतलब समझाया कि हमें वोटिंग क्यों करनी चाहिए, और उन्होंने कानून पे भी बात की, उन्होंने बात की स्टूडेंटों के लिए भी बात की जो लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। तो इनका जो टीम है और इनकी जो संगठन है, इस संगठन को सपोर्ट करें, क्योंकि ये नवयुवकों सभी के लिए काम कर रहे हैं और एक बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी जो चुनाव चल रहा है बुढ़ाजीत में मौजूद है, तो बुढ़ाजीत की जनता से भी रुख करेंगे और उनसे भी जांच देखेंगे कि उनका माहौल क्या चल रहा है। इस बार बुढ़ाजीत से पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में कौन सा जो नेता है उसको ज़्यादा लाड प्यार कर रहे हैं, और यहाँ की जनता से भी, इनसे भी बात करते हैं कि वोट देना है, वोट देने आए हो कहाँ से? तो क्या रुझान लेके इस बार आप वोट करोगे, और क्या रहेगा आपका कि ये जो वोटर मेरे को इन समस्याएं हैं और इनका मैं निवारण चाहता हूँ, मेरा ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य के तहत मैं वोटिंग करूँगा। निकलना ही, लेकिन वोट करते हो तो कुछ तो सोचते हो कि भाई चिकित्सा व्यवस्था सुधार हो, ये चीज़ें इनमें सुधार हो, पिछली सरकार ने ये नहीं किया, कि ये इस वाली जो सरकार करंट सरकार चल रही है उसमें ये कमियां हैं, तो वो बताइए वोटर के रूप में क्यों वोट देते हो, आपके क्या क्या वोट देते हो? क्या चाहते हो, मतलब जो भी कांग्रेस ने बढ़िया काम किया है। तो कहाँ से आए हो आप वोट देने? तो यहाँ से प्रॉपर बुढ़ाजीत से हो, तो वोट हो गया, वोट देने जाओगे? चलो, ये तो जा रहे हैं वोट देने, और यहाँ के खास इनसे भी, मोदी जी से भी बात करते हैं, बुढ़ाजीत की वोट किया कि नहीं किया, और इनका क्या रहता है एज ए वोटर, और क्या सोच के वो मतदान करते हैं। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है और वोट हमारा अधिकार है, तो प्रत्येक नागरिक को अपना वोट करना चाहिए। और वोट हम इसलिए करते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा है, किसानों की है, और गांव के अंदर गली में मोहल्लों में सफाई व्यवस्था है, खरंजे हैं, नाली हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम वोट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार ये हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। क्या धर्मवाद, जातिवाद, इनके आधार पर वोट करना चाहिए? नहीं जी, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्या क्या संदेश देना चाहोगे आप इसके? मैं तो यही कहूँगा, अच्छा और सच्चा कैंडिडेट चुने और सही जगह सही मतदान करें, ताकि उसका लाभ सबको मिल सके, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। क्षेत्र का विकास हो सके। क्षेत्र का विकास हो सके, तो इन्हें बात की क्षेत्र का विकास के आधार पर जो मतदाता है, मतदाता उसी आधार पर अपना वोट करें, और अपना एक वोट अमूल्य है, क्योंकि 5 साल आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले हो और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उसके सामने रखने वाले हो। ये एकमात्र कैंडिडेट है जो 5 साल तक आपका साथ रहेगा और आपके साथ में भाग देगा। तो जातिवाद और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट ना करें। वोटर को जो प्रत्याशी है उसमें उसकी प्रत्याशी में सारी चीज़ें देखे, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पूरी चीज़ें देखना अति आवश्यक है। तो अभी धीरे धीरे अपना रुख बढ़ा रहे हैं और उनसे भी बात करते हैं। देख, क्या नाम है आपका? कमलेश। तो कमल जी, ये बताओ कि आपने मतदान किया नहीं किया? अभी करिए आया। तो मतदान किस बेस पे करके आया आप? क्या देखते हो आप, मतलब एक प्रतिनिधि में? ये पता नहीं है आपको, ये पता नहीं है भाई किस वजह से। कुछ तो अपने आसपास की समस्याओं को देखते होगे कि इस समस्या का समाधान हो, इन समस्याओं के बेस पे मैं मतदान करता हूँ और ये चीज़ें मैं देखता हूँ, इस बेस पे मैं मतदान करके आया हूँ। रास्ता कराओ। कौन सा रास्ता नहीं है आपका? बालाजी से बालाजी वाला रास्ता नहीं है, वो सैंक्शन हुआ नहीं हुआ एक बार भी? सैंक्शन हो चुका है, लेकिन काम क्यों नहीं शुरू हुआ उसका भी तक? तो आपने सरपंच साहब जी शिकायत नहीं दी उसकी? साहब बात मानो, तो किसकी बात?
फिर आपने जब इसको इलेक्ट किया हुआ है तो किसकी बात मानेगा, फिर वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो आइए कुछ और ग्रामीण मौजूद बात करते हैं और उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। और गुरुजी का जरूर इंटरव्यू लेंगे रघुवीर जी का, कि रघुवीर जी ने मतदान किया नहीं किया और वो मतदान किस बेस पे करते हैं और एक प्रतिनिधि में क्या देखते हैं। अभी मतदान नहीं किया है, मतदान करेंगे। मतदान करोगे तो एक जनप्रतिनिधि का जब आप चुनाव करते हो तो उसमें देखते क्या हो? उसमें उनकी क्वालिटी देखते हैं, काम के लिए देखते हैं भाई कितना काम करवाएगी नहीं करवाओगी, और उसका जो अच्छा काम करेगा उसके लिए मतदान करेंगे। जो पीपलदा विधानसभा क्षेत्र का अपना विकास करे, हाँ। जो युवाओं को आगे लेके जाए और जो देश को विकसित तौर पर लेके जाए, तो ऐसे जनप्रतिनिधि का और इस बेस पे आप मतदान करते हो। कम से कम देश का विकास भी होना चाहिए, गांव का विकास की ओर वोट देते हैं। जो गांव में विकास होना चाहिए, जो समस्याओं को समाधान करे, समस्याओं का निवारण करे, उसी के लिए वोट देते हैं। और मतदान के लिए क्या कहना चाहोगे कि मतदान कितना इम्पोर्टेंट है और लोगों को मतदान करना चाहिए? करना चाहिए, उसके बारे में लोगों को एक संदेश दो बिल्कुल ही कि मतदान क्यों करना चाहिए। मतदान ऐसा है, मतदान लोकतंत्र है, मतदान करना चाहिए क्योंकि मतदान से हमारा एक मत में भी बहुत ताकत होती है, इसलिए मतदान बहुत जरूरी है। मतदान जरूरी है, हाँ। और मतदान से एक देश का भविष्य होता है। मतदान जरूरी, मतदान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतदान करने जाओगे आप एक से नेताओं को चुनने जा रहे हो, एक वोट की ताकत, वोट के बेस पे, और हम भी वोट दे के आ चुके हैं, वोट दे हमने दिया है। तो मतदान की जो भी ताकत होती है, वोट में ताकत होती है, देश की सत्ता को परिवर्तन क्योंकि जब आप वोट करोगे तभी आप जनता के अपने प्रतिनिधि के सामने अपनी समस्याओं को रख पाओगे। जिस प्रतिनिधि का आप चुनाव करोगे उसके सामने अपनी समस्याओं को रखने की आपके पास ताकत होगी। और आए और भी जनता का यहाँ पर रुख करते हैं और जनता से जानकारी प्राप्त करते हैं कि उन्होंने मतदान किया नहीं किया और किस बेस पे वो मतदान करते हैं और क्या क्या एक प्रत्याशी के रूप में वो देखते हैं। तो बताइए क्या नाम है आपका? रामनिवास बड़ा। तो रामनिवास जी, किस मतदान हो गया आपका? नहीं, अभी देने जा रहा है। अभी देने जा रहे हो, तो क्या देखते हो, क्या मानस बना के जाते हो? एक वोट देने जब जाते हो तो क्या देखते हो उसमें कि इस बेस पे मैं मतदान करूंगा इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में? 2023 के विधानसभा चुनाव में जैसे अपने सर्किल के नेता युवा काम करवाए, जो अपने क्षेत्र में रहे, अपने बीच में रहे, उससे आप क्या करते हो? खेती करते हैं। तो खेती करते हो, तो अभी आप कौन कौन सी समस्याएं आपने देखी और उसमें बदलाव चाहते हो कि जो करंट बहुत सी समस्याएं हैं किसानों की। क्या समस्या बताइए? जल संबंधी समस्या, जैसे खाद से संबंधित आपने कौन कौन सी समस्याएं देखी है, बताओ। खाद में जैसे किसानों को टाइम पे खाद नहीं मिल पाता है ना, किसानों उसके साथ वो लगा देते हैं तेलियां, कुछ भी अलग से जो 270 रुपए का कट्टा है उसको 400 रुपए का कर देते हैं। जैसे ये जो समस्या है ये देखी और इसका आपकी तरफ रुझान रहा। और कुछ बताना चाहते हो किसान के तौर पर कि ये चीज़ें होनी चाहिए? और जैसे कि एमएसपी पे बात तो सभी करते हैं, लेकिन एमएसपी आज की तारीख में जो मजदूर हैं उसकी रेट ज़्यादा हो चुकी है, किसान मजदूर से भी गिर चुका है क्योंकि आपकी आय इतनी कम हो चुकी है। जो मैंने आंकड़ा देखा था एक एमएलए का, जो पिछले 20 सालों में जो एमएलए की सांसदों की आय है उसमें 12.5 गुना की वृद्धि हुई है और एक किसान की आय में सिर्फ 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए? और खेती में खर्चा ज़्यादा है ना, लागत ज़्यादा है, जैसे मजदूरों की ज़्यादा आवश्यकता होती है किसानों के लिए, जैसे दवाइयों की इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो मजदूर और दवाएं ज़्यादा चाहते हैं तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, बचत कम निकलती है किसान को। तो आप तो बोल रहे हो कि लागत ज़्यादा आ रही है। जो सरकार ने आंकड़े तय कर रखे हैं, जो सरकार की जो CSCP की जो संस्था है उसने जो आंकड़े तय कर रखे हैं, उसने सिर्फ ये तय कर रखा है कि मात्र 1200 रुपये का प्रति कुंटल में किसान को खर्चा आता है और उसकी लागत का 1.5 गुना जो कि MSP तय होती है 2275 रुपये, उस लागत का 1.5 गुना। तो इन्होंने लागत तय कर रखी है 1200 रुपये। तो आपका क्या 1200 रुपये प्रति कुंटल का खर्चा ही आता है क्या? नहीं, ज़्यादा आता है ना खर्चा। तो ज़्यादा आता है। तो आपका सरकार से कहना क्या है कि हमारे जो ग्राउंड का भाव बढ़ना चाहिए किसानों की, क्या कम कितना होना चाहिए फसलों का भाव? एक तो MSP तय होनी चाहिए जी। MSP तय क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जैसे ही अपना बाजार में भाव बेचने आते हो भैया तो अपना अनाज आ गया और अनाज आते ही जैसे तो भाव डाउन हो जाता है, और जैसे ही अपना किसान भाइयों का सबका अनाज खत्म हो जाता है, फिर जैसे जो बड़े बड़े व्यापारी है तो व्यापारियों को फायदा होता है, जो किसान है उसको कोई फायदा नहीं मिलता है।
बड़े बड़े व्यापारी लेके स्टॉक कर लेते हैं, फिर बाद में जैसे किसानों का माल बिक चुका है उसके बाद में वो बेचना स्टार्ट करते हैं, गोदाम भर लेते हैं, फिर जिसके बाद में वो बढ़ तो उनकी इनकम होती है, किसानों की तो कोई इनकम ही नहीं होती है। किसानों के फसल से वो कमा के बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो आए और इन्होंने भी बताया कि एमएसपी पे एक तो मुद्दा उठना चाहिए और बात होनी चाहिए किसानों की, क्योंकि बात तो सब करते हैं लेकिन बोलता कोई भी नहीं है। गांव के वृद्ध हैं, दादाजी से हैं, इनसे भी बात करते हैं कि मतदान वोट हो गया आपका? दे आए वोट? क्या सोच के वोट दे के आए इस बार? कहीं सोच रहे वोट दे रहा है, मतलब विधानसभा चुनाव में कौन सा वोट दे रहा है? वोट दे पेंशन वेंशन आ रही ना आ रही? चालू नहीं है। हाँ तो इनकी तो नहीं आएगी, नौकरी वालों को तो पेंशन आएगी नहीं। इनसे भी बात करते हैं आगे मतदान करके। क्या सोच के वोट देंगे इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में? क्या देखा आपने? क्या देगा? वोट देना दे सब। वोट तो देना होता है लेकिन आप एक रुझान भी होता है अपना कि अपने प्रतिनिधि में ये क्वालिटी होनी चाहिए, मेरे गांव में ये समस्याएं जिसका मैं निवारण चाहता हूं, और मेरा जो भी हम इलेक्ट करके भेजे वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो भी हमारा इलाका है उसको आगे लेकर जाए। ये तो तेरा पंचायत का थे यहाँ गांव का सरपंच बने जे ने कराओ काम, वो काय कराओ? मांगे तो गरीब आदमी ने मारा काम नहीं करवाते बिल्कुल। जो भी चुनाव करके जाते हैं वो काम करवाते नहीं है। और इनसे भी बात करते हैं कि चुनाव वोट दिया है आप? नहीं दे गए सर। तो क्या 2023 का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है तो किस बेस पे आप मतदान करोगे और क्या रुझान रहेगा इस बार आपका, और क्या सोच के वोट करोगे? हमारा तो रुझान यही है, बेरोजगार को रोजगार चाहिए हमारा। बेरोजगार को रोजगार चाहिए तो इस बेस पे मतदान करोगे। और क्या क्या देखते हो अपने जनप्रतिनिधि में आप? जनप्रतिनिधि में हमारा अच्छा विकास हो, हमारा अच्छा काम हो, अच्छा विकास होना चाहिए और एक भावी युवा तौर पे होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो ये सब देखिए और इस बार वोट करोगे। और पिछली जो सरकार रही है उसके बारे में क्या कहना है? जो अपनी जो रही है उस सरकार के बारे में कहना क्या है? उसने काम कैसा किया है? और इस बार क्या वही सरकार दोबारा से लौटेगी या फिर राजस्थान में जो हर बार 5 साल के तौर पर होता है कि 5 साल हो सरकार, 5 साल हो सरकार, तो इस बार क्या रहेगा सरकार? तो क्या आपको लगता है कि जो करंट सरकार है वो वापस से वही आएगी? सरकार का तो क्या बदलाव होना चाहिए, राजस्थान मांगनी। आप बदलाव चाहते हो? बदलाव क्यों चाहते हो इस सरकार से? क्यों? बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये तो राजस्थान नहीं मारे। जो 7 गारंटियां योजनाएं चला रखी है कांग्रेस प्रत्याशी ने, और चिरंजीवी बीमा योजना भी कर रखा है 25 लाख रुपए का, तो इसका फायदा मिल रहा है लोगों को? हमारा तो कहना है यूँ है, ये घोषणा पत्र कर देते हैं, सरकार बने के बाद में घोषणा पत्र में निकाल लेने चाहिए। ये दोबारा चालू करेंगे ना करे, सरकार बन जाए इनकी घोषणा पत्र में ये माले घोषणा करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कोई नहीं है। तो उसमें भी एक कानून बनना चाहिए। इनके तो ये घोषणा पत्र निकाले इनसे, इनकी सरकार आ जाए तो इसको करे। जो घोषणा पत्र जारी करते हैं ये लोग, तो उस घोषणा पत्र पे एक कानून बनना चाहिए कि इस पे काम हो। जो भी जारी करो इस पे एक कानून बनना चाहिए कि काम नहीं करोगे तो ये मान लीजिए इनकी सरकार बन जाती है, हाँ। ये घोषणा कर देते ये करेंगे वो करेंगे, सरकार आने के बाद तो ये कोई अमल नहीं करते इसमें। अच्छा, ये कहना है आपका तो कि जो भी घोषणा पत्र दावे करते हैं झूठे दावे करते हैं, और झूठे दावों पे न तो कोई एक्शन लिया जाता है, पब्लिक को मजाक के तौर पर लेते हैं। तो फिर ये घोषणा चालू करना चाहिए, इनको चालू करनी चाहिए। हाँ। उस पे कानून बनना चाहिए। एक सरकार को, गवर्नमेंट को जो भी है वो वाला ध्यान देना चाहिए कि झूठे वादे ना करें, झूठा बात नहीं करें, झूठे वादे बिल्कुल भी ना करें। और उस पे इनकी सरकार बन जाए ना तो इसे लिखानी चाहिए बात, तेरे को लागू करना चाहिए, तेरे को लागू करना ना तो सरकार पर घात कर दी। ये सही बात बोली है आपने, क्योंकि ये इन छोटी छोटी ये बातें ऐसी हैं कि इन पे अमल होना जरूरी है। कि तो इसी क्रम में हम बात करते रहते हैं और लोगों का रुझान लेते रहते हैं, और किसान भाइयों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हरिओम किसान के नाम से ही है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है हरिओम किसान के नाम से, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करें। और चैनल भी बना रखा है व्हाट्सएप पे, तो चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और धन्यवाद।